नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम आंकड़े बोलते हैं में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक और विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण, और इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि आपने हमारे पुराने जितने भी वीडियोस हैं उन सबको काफ़ी पसंद किया और हमें प्रशंसा दी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम अपने आंकड़ों के विशेषज्ञ श्री अमित जी का स्वागत करते हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अमित जी, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र है, इसके डेमोग्राफी और इस विधानसभा क्षेत्र का परिचय आप हमारे दर्शकों को करवाइए। तो डेमोग्राफी में द्वाराहाट क्षेत्र के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो द्वाराहाट जो हमारा क्षेत्र है इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं, और इस विधानसभा 48 नंबर की विधानसभा है। इस विधानसभा के अंतर्गत में आपका द्वाराहाट, बग्वाली पोखर और आपका ये द्वाराहाट, बग्वाली पोखर और तीसरा चौखुटिया मासी, ये तीन जो क्षेत्र हैं, जैसे कि कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है गढ़वाल वालों के लिए, वो ये तीन क्षेत्र इसमें आते हैं। और यहाँ पर पे देखा जाए तो हमारे प्रदेश का एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक इंजीनियरिंग संस्थान भी यहाँ पर पे स्थित है, जो कि द्वाराहाट शहर के अंदर ही स्थित है। विपिन चंद्र त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई और 1991 से ये वहाँ पर पे सतत सेवाएं दे रहा है, और काफ़ी सारे वहाँ के इंजीनियर्स जो हैं वो देश विदेश में इस क्षेत्र का नाम मतलब जो है वो रोशन कर रहे हैं। और लगभग अगर हम देखें तो यहाँ की मतलब जो है ये पहले से ये एक गढ़ रहा है। अगर मैं क्षेत्रीय उसके हिसाब से बात करूँ तो ये यूकेडी का गढ़ रहा है, क्योंकि ये विपिन चंद्र त्रिपाठी जी की एक कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ये रहा है। तो ये एक यूकेडी का काफ़ी गढ़ माना जाने वाला क्षेत्र रहा है। तो अमित जी, अब हम आते हैं इसके राजनीतिक परिदृश्य पे। जैसा कि आपने बताया कि ये यूकेडी का गढ़ रहा है, तो आप हमें उसके बाद इसमें क्या हुआ, तो इसकी राजनीतिक सांख्यिकी से दर्शकों को अवगत कराइए। तो अगर मैं सन 2002 से स्टार्ट करूं तो 2002 में यहाँ पर के जो विधायक रहे हैं वो स्वर्गीय श्री विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, मतलब जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और संस्थापक सदस्य यूकेडी के। जब 1979 में आपकी यूकेडी का स्थापना हुई और प्रोफेसर डी पंत जी, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर भी रहे हैं, और उनकी अध्यक्षता में यूकेडी का जब स्थापना हुआ है तब के वो फाउंडिंग मेंबर इसके रहे हैं। तो वो इस क्षेत्र से आए हैं। तो सन 2004 में किंतु उनका आकस्मिक निधन होने के पश्चात इनके सुपुत्र श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी जो है 2007 में यहाँ के विधायक रहे हैं। किंतु उसके बाद निरंतर जो है यूकेडी जो है अपना थोड़ा सा यहाँ पे धरातल खोती चली गई है। 2012 में यहाँ पर पे कांग्रेस से जो है कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई है, और 2017 में भाजपा जो है वो यहाँ पर पे आई है। 2012 में आपका जो है मदन बिष्ट जी जो हैं वो विधायक रहे हैं, और 2017 में वर्तमान में हमारे महेश नेगी जी जो हैं वो यहाँ के प्रेजेंटली विधायक हैं। तो ये यहाँ का मतलब राजनीतिक एक वैसा वो है। अगर मैं अब आंकड़ों के हिसाब से, जो कि हमारी टीम हमेशा आपको देती ही है, और जो हमारे शीर्षक भी है, अगर उसके हिसाब से मैं बात करूं तो 2017 में, मैं पहले ओवरऑल वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वोटर्स 2012 की अपेक्षा 2017 में लगभग 6.4% जो है वो इंक्रीज हुआ है इस क्षेत्र में। मतलब 5 साल में 6.4% जो है वो वोटर्स यहाँ पे बढ़े हैं, और वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल जो हुई है वो आपका लगभग 1.4%, 2012 से 2017 में 1.4% इंक्रीज करी है। तो 2017 में यहाँ पर पे हमारे महेश नेगी जी ने लगभग 6,593 वोटों से जीत दर्ज करी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री मदन बिष्ट जी से, जो कि
पुराने मतलब तात्कालिक जो है विधायक रहे हैं यहाँ पर पे, और इनका जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 43.05% रहा है, जबकि वहीं मदन बिष्ट जी का जो है वो 29.01% रहा है। 2017 के आंकड़े हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं 2012 से इसको कंपैरिजन करें तो 2012 में मदन बिष्ट जी जो हैं वो 33.8% के साथ यहाँ पर पे विधायक मनोनीत हुए थे जनता के द्वारा। वहीं भाजपा को जो है उस समय पे 25.4% ही वोट पड़ा था, और वहीं 26% यानी कि फर्स्ट रनर अप जो हैं वो आपके पुष्पेश त्रिपाठी जी थे। किंतु अगर आप 12 से 17 का इलेक्शन देखिए, हर इलेक्शन अलग होता है, तो अगर मैं इन इलेक्शनों को थोड़ा और गंभीरता से लूँ तो यहाँ पर चूंकि ये यूकेडी का एक प्रबल गढ़ रहा है, ये यूकेडी जो है यहाँ पर पे अपनी ज़मीन जो है धीरे धीरे इनकी ज़मीन जो है वो कम होती चली जा रही है। जैसे कि पुष्पेश त्रिपाठी जी 2007 में यहाँ पर के विधायक रहे हैं, ठीक है, उससे पहले इनके पिताजी यहाँ पर पे काबिज रहे हैं। उनका 26% से वोट परसेंट 14% में चला गया, और ये जो डिक्रीज करा है वो सारा का सारा जो है वो सारा बीजेपी जो है अपने पाले में डालने में वो रही है। बल्कि साथ में 33.8% आपका जो है मदन बिष्ट जी का था, उसको भी कम करके 29.01% या लगभग 29% पे आपका जो है मदन बिष्ट जी का भी जो है आपका वोट परसेंटेज आ गया था। तो ये समीकरण जो आंकड़े जो बोल रहे हैं वो ये है कि मतलब भाजपा जो है वो इनका पुष्पेश त्रिपाठी जी का यानी कि यूकेडी का एज वेल एज आपका कांग्रेस का, दोनों का जो है वोट परसेंटेज उसको खा करके लगभग 43.05% पे आई है। तो कहीं ना कहीं पर मतलब भाजपा ने काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें मतलब जीत दर्ज करी है, और वो वोट उसमें भी दिख रहा है कि 6500 वोट से जीते हैं। अन्यथा कई क्षेत्रों में जो हमारी टीम जो देखती है तो 300 400 या बहुत कम मार्जिन पे 1500 2000 में यहाँ पर पे जीत और हार दर्ज हो जाती है। तो ये यहाँ का एक मतलब दोराहाट सीट का वो है आपका। अमित जी, साथ ही साथ आप मुझे बताइए वो क्या कारण होंगे चुनावी रणनीतियों में जिनकी वजह से बीजेपी ने इतनी शानदार जीत हासिल की, वो अगर आप कुछ कारण बता पाए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, इसमें अगर मैं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज आया अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ तो 26% से 14% पे आना, यानी कि लगभग 12% पुष्पेश त्रिपाठी जी या फिर यूकेडी का टूटना, और साथ में 33.8 से 29% के आसपास आना, यानी कि लगभग 4.8% के आसपास में आपका कांग्रेस का खाना। तो देखिए कांग्रेस के खिलाफ तो एक एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट यहाँ पे रहा ही था, किंतु यूकेडी के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जनता को संतुष्ट ना कर पाना, जो क्षेत्रीय अस्मिता की बात आई है, तो उसको ना लेकर के भाजपा के नारे डबल इंजन की सरकार और साथ में मतलब भाजपा का विकास का जो मॉडल देना और हिंदुत्व को के ऊपर पे जो वोटिंग की गई है, वो कारण रहे हैं जिसने कि इतनी ज़्यादा मतलब आपका जैसे आप देखें तो 25% से 43% की ओर पे इनका जंप मारना, 25% से 43 की ओर पे जंप मारना, मतलब एक काफ़ी लंबा लीप जो लिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये नीतियां जो हैं वो आई हैं। और चूंकि ये मतलब पहली बार इनको वोट दिया गया है और इन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा जनता ने इनको उस समय पे सराहा था। बाकी अब आगे तो क्या होता है वो तो अब जनता ही बताएगी 2022 के इलेक्शन में, लेकिन मतलब ये कुछ नीतियां रही हैं वहाँ पर पे। और अगर मैं इसको थोड़ा बूथ वाइज अगर मैं बात करूं या इलाके वाइज बात करूं तो बगवाली पोखर में वाला जो एरिया है और साथ में चौखुटिया मासी का जो एरिया है, उन एरियो में इन्होंने ज़्यादा जीत दर्ज करी है। या फिर ये कहें कि जिन एरियो में, जिन क्षेत्रों में रोड पहले से थी, वहाँ पर पे जो आक्रामक रूप से प्रचार तंत्र को यूज किया गया भाजपा के द्वारा,
उन्हीं बूथों पर पे हम लोगों को जो एनालाइज हमने करा, तो उन्हीं बूथों पर पे इन्होंने गजब तरीके से मतलब लगभग 50 से 60% तक का जीत दर्ज करी है। अच्छा, वहीं जो सुदूर एरिया थे, मतलब जहाँ पर पे की रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पर पे आपका पुष्पेश त्रिपाठी जी का और मदन बिष्ट यानी आईएनसी का जो है बेस बना रहा। लेकिन जो नज़दीक के जो मतलब जो रोड के पास के जो आपके बूथ थे या गांव वगैरह थे, वहाँ पर पे बीजेपी ने अपना भरपूर प्रचार तंत्र का यूज किया है, अपनी योजनाओं का और अपनी विचारधारा को यहाँ पर पे लाई है, जिसके करके वो इतना प्रचंड मतलब लीप ले पाई है। मतलब एक बहुत बड़ा लीप जो है वो इसी कारण से ले पाई है इन एरियो में। जी तो जी ये मेन रीजन है। जी। तो आपने जाना कि बीजेपी अपने प्रचार तंत्र का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की वजह से द्वाराहाट विधानसभा में न केवल जीत पाई बल्कि एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर पाई। और उस इलाके पे जो पहले से ही किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी का एक गढ़ रहा है, वहां पे इस तरह की सेधमारी करना बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट कहा जा सकता है जी। क्योंकि ये रीजनल पार्टीज और क्षेत्रीय पार्टियों को ओवरकम करके अपनी साख बनाना किसी भी तरह से आसान नहीं होता। तो दर्शकों, आपने देखा कि अमित जी ने आज हमें द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र का एक विश्लेषण प्रस्तुत किया जो काफी रोचक रहा। इसी तरह के विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। साथ ही हम आपको ये कहना चाहते हैं कि डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर पर आप चुनाव की रणनीतियों को जानने के लिए संपर्क कर सकते हैं। रणनीतियों के अलावा आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आप बूथ मैनेजमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से अपने पूरे संसाधनों का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपने लक्ष्य तैयार किया है आने वाले चुनाव में। अपने संसाधनों को एक ऑप्टिमम तरीके से यूज करते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में हमारे डेटा एनालिसिस और रिसर्च सेंटर से मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ हम अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ और किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के विश्लेषण के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।